and welcome back to the channel Your CBC Guide. I'm Shubham, and today we are going to discuss the second chapter, which is Acid, Bases, and Salt of your class 10 science. In the previous video, we have already covered chapter 1, so if you haven't watched that, do watch that. It will help you. And those who don't know about me, here uh, it is given that uh, what I'm doing and what I have already done. So let's quickly move on to what we are going to discuss today. And this chapter requires lots of learning. So you please keep a pen and paper with you and जितना भी रिएक्शंस मैं आपको बोलूँगा और जितना भी फैक्ट्स इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको आपको पेपर में लिखना है और उसको आपको रिवाइज़ करना है क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली चीज़ एनसीईआरटी में कवर्ड है और जितना मार्क पोर्शन में कराऊँगा उसको आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे सीबीक्यू भी बहुत सारे एनसीईआरटी में ही गिवन है in the back exercise in text question like that. So we'll also discuss that part. So the important area to focus in this chapters are activities and their observation. They come in CBQ part. And the second one is pH and its application. pH पे आपके theoretical questions बनते हैं, उसमें give reason वाले question बनते हैं. उसका main concept एक ही है, वो अलग-अलग cases में apply होते हैं. So we'll discuss that also. And the last part is common salts. There are three or four or five common salts that will discuss, and they are important. So now let's quickly start the chapter. So now from the very basic, आप लोग ने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा एसिड बेस के बारे में। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर जनरली sour in taste and changes color of blue litmus to red. एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में टर्न करते हैं, राइट? ब्लू टू रेड एंड बेसिस जस्ट अपोजिट, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद नहीं है कि लिटमस पेपर का कलर चेंज एसिड और बेस में क्या क्या होता है। तो दिस यू कीप इन माइंड। एंड नाउ एसिड्स, इनका जनरल एग्जांपल वी कैन सी दैट एसिड्स में आपका लेमन जूस एसिड हो गया, आपका कर्ड जो है वो उसमें भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। सो बहुत सारे जनरल एग्जांपल है एंड द बेसिस यू यूज इन योर हाउस, soaps and detergents, they contain basic they are basic in nature, right? So we have lots and lots of daily examples that we can relate to. Now, how to identify acid and base? There are various kinds of indicators. This litmus paper is also an indicator only, through which we can identify what is an acid and what is a base, right? So, indicators are those compounds which help us to identify the acid or base, right? So, here in your chapter, indicators are first is the litmus one, and in the this box about litmus is given that ये एक पर्पल डाई होता है और ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये आप एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, ठीक है? नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन। हाँ, यहाँ पे एक इसका ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है डी आयोनाइज्ड वाटर, मतलब इसमें कोई आयंस नहीं रहते हैं, राइट? आयंस प्रेजेंट नहीं रहते हैं। एंड द अदर इज एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन। तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है ओनली रेड लिटमस पेपर, राइट? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैंने बताया था कि जो बेसिक सोल्यूशन होता है वो लिटमस को रेड टू ब्लू कर देते हैं। तो ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा आप अगर उसको बेसिक सोल्यूशन में डिप करेंगे। अब ये जो ब्लू सोल्यूशन तैयार हुआ है, इससे आप बाकी 2 सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे क्योंकि आप एसिड को रेड लिटमस पेपर से तो टेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि एसिड तो ब्लू टू रेड होता है ना, तो रेड आप डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो ये अब ब्लू सोल्यूशन बना है, अब इसको आप चेक करेंगे अदर 2 से। तो उससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि एसिड में ये जो ब्लू कलर था ये वापस रेड हो गया और बेसिस में डिस्टिल्ड वाटर में कोई चेंज नहीं आया, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। तो ये इतना पार्ट ये हो गया ना। देयर इज अनदर टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि जैसे लिटमस था उसमें कलर चेंज की वजह से आपको पता चल रहा है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। यहाँ पे
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपका स्मेल चेंज होगा, यहाँ पे ओडर चेंज होगा। तो इसका एग्जाम्पल अनियन का है, आपकी एक्टिविटी में गिवन है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज चालू होता है, एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज चालू होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीक्यू टाइप, स्पेशली दिस एक्टिविटी। ये 22 में हमारे टाइम में भी आया था पेपर में। So, first I'll explain you what is the activity. You have to take a H2SO4 solution in a test tube and you have to add zinc to it, right? So first we'll write the reaction zinc plus H2SO4. So it will displace from zinc will displace hydrogen. So it will form ZnSO4 plus H2. Now, what is the important observation? दे हैव ये लोग ने क्या किया है कि H2 गैस यहाँ से जो पास हो रही है, इन्होंने एक डिलीवरी ट्यूब लगाया है। तो ये गैस यहाँ से पास होते होते, अगर हम हाइड्रोजन गैस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पॉपिंग साउंड पे जो है, इस पे क्वेश्चन आता है, राइट? तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है। तो हम इसको अगर जब ट्यूब से पास करें और इसके ऊपर हम एक कैंडल को जलाएं, तो ये बर्निंग ऑफ गैस विद अ पॉप साउंड ये होगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, राइट? यहाँ पे मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। एंड नाउ हमें इस चीज से ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, कॉमन ऑब्जर्वेशन, कि जिंक एक मेटल है और ये H2SO4 एक एसिड है। तो मेटल और एसिड में जब रिएक्शन होता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, राइट? तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, एसिड एंड मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले आपको ये अपने नोट में लिखना है, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड यू हैव टू राइट दिस एग्जांपल आल्सो, राइट? और यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना है कि ये पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। इफ वी रिएक्ट सेम जिंक विद अ बेस, इसमें ऊपर वाले केस में हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया था और यहाँ पे हम बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेटल एंड नॉन मेटल में रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, और सारे मेटल नहीं, बट कुछ मेटल्स एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में है जिंक और एल्यूमिनियम। तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आई रिकमेंड यू टू राइट दिस। हाँ, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो जिंक है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। ये आपके चैप्टर 3 में रिपीट होगा। तो आपके सिलेबस में जिंक और एल्यूमिनियम है, एंड ये हर कोई एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट? हर कोई नहीं करता है, बट कुछ करते हैं, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम, तो वो एम्फोटेरिक होते हैं। ये आपके रिपीट होगा, so this you can keep in mind. Now we move on to the next activity. This is also very important, very important. So यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को दो टेस्ट ट्यूब लेना है। एक हमें सोडियम कार्बोनेट का लेना है, और एक में हमें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हम लोग को दो चीज लेना है। अब हमें दोनों में HCl पास कराना है, राइट? तो दोनों में जब हमने HCl को पास कराया, तो NaCl बना, यहाँ पे जैसे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, NaCl बना, H2O वाटर तो था ही, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एप्लीकेशन है, जब आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करोगे, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में भी था, तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, राइट? तो ये लाइम वाटर मिल्की कर देता है। ये आपके सीबीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत रिपीट होता है, सो कीप दिस इन माइंड। ओके, सो ये तीनों रिएक्शन आप लिखिएगा, लाइम वाटर मिल्की कर देता है, ये इसका ऑब्जर्वेशन हुआ। हाँ, अब इन दोनों चीजों से, इन दोनों रिएक्शन से हम एक जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज मेटल कार्बोनेट्स
and metal hydrogen carbonates. When they react with acid, they give salt, carbon dioxide, and water. So this is the general form. You have to learn this and please write this. Okay. Hmm. Now let's see how acid and base react with each other. So we know acid and base हमेशा opposite होते हैं. Like acid अगर ऐसे है तो base ऐसे होगा, right? तो एसिड और बेस हमेशा मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट गायब कर देते हैं अगर वो बराबर कॉन्सेंट्रेशन में. तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे हमने NaOH लिया है और HCl लिया है. तो ये दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बना लेते हैं और वाटर रिलीज करते हैं. तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला जनरल फॉर्मूला इसका याद रख लीजिए. बेस प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स. हाँ, अब हमने मेटल का देख लिया, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का देख लिया. अब मेटल ऑक्साइड का देखते हैं कि वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. तो इसका जनरल फॉर्मूला यही हो गया, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो इसको आप याद रखिएगा और इसका एग्जांपल आपको लिखना है. एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटी में डिस्कस हुआ है कि हमें कॉपर ऑक्साइड को लेना है और हमें उसमें HCl डालना है, डाइल्यूट HCl, राइट. तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और वाटर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. तो कॉपर क्लोराइड सॉल्ट हो गया और वाटर आ गया. तो इसमें जो कलर है ये ब्लू ग्रीन हो जाता है. तो जहां पे भी आपका कलर मेंशन हो जाता है आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके CBQ बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है. सो इसको नोट कर लीजिएगा. नाउ लेट मी मूव ऑन. हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल में बहुत अच्छी बात कह गई है, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक. और सिमिलरली जो मेटल नॉन नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं. नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन नॉन मेटल है और ये उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसका नेचर एसिडिक होता है. तो ये वाला पार्ट आप याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए, right? कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं. Okay. Now we see some questions. First one is, why should curd and sour substance not kept in brass and copper vessels? देखो, कर्ड और sour substance का मतलब क्या हुआ, उसमें एसिड है ना, और ब्रास और कॉपर में मेटल होता है. तो जो एसिड होता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाता है दैट कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग, इसलिए उसको स्टोर नहीं करना चाहिए, राइट. Now the second question, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? तो ये मैं ऊपर पढ़ा था हमने कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और इसका एग्जांपल हमने जिंक और HCl का देखा था. ZnCl2 और H2 गैस रिलीज होती है. और इस गैस की प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का मैंने कहा था कि इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड. तो आप एक कैंडल को रखिएगा और उसके उसमें जब वो गैस जाएगा तो वो पॉप करेगा, राइट. तो ये इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. The next question is a very important CBQ based question, right? Metal compound A, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ABCD XYZ ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा, राइट. तो मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमको इसमें पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये A है. तो A रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आपको एक एफरवेसेंस मिल रहा है, राइट. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है. और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल. जैसे हाइड्रोजन गैस कैंडल के साथ पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कैंडल को बुझा सकता है. इट कैन एक्सटिंग्विश दैट कैंडल, राइट. तो इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है. तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सॉल्ट फॉर्म हो रही है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये आपने मेंशन कर दिया. ओके. नाउ हाउ वी विल सी दैट, we know that metal carbonates give these products, क्योंकि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एक सॉल्ट ये तो मेटल कार्बोनेट से देते हैं. और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम. सो हमारा मेड जो ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, राइट. तो ऐसे आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है और सॉल्व करना है. ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. नाउ
Now we move on to the next topic. Why do all acids and base have in common? इसमें क्या कॉमन क्या होता है? लाइक हर एसिड्स में क्या हो रहा है कि वो लिटमस टेस्ट दे रहा है, और हर बेस में क्या टेस्ट होता है कि वो लिटमस टेस्ट में ब्लू कलर ही दे रहा है। मतलब अलग अलग टाइप के बेस होते हैं ना, HCl, ये एसिड्स में HCl, H2SO4, ये सारे ही लिटमस टेस्ट दे रहे हैं, मतलब इनके अंदर कुछ तो कॉमन है। और बेस में NaOH, KOH, ऐसे टाइप के, राइट? तो इसमें कुछ कुछ कॉमन चीज है जो हमको स्टडी करना है। देखो, एसिड्स जो होते हैं, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है HCl, H2SO4, ये वाटर में जाके डिसोसिएट कर जाते हैं। ये बन जाता है, जैसे HCl बन जाता है H प्लस और Cl माइनस, H2SO4 बन जाता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, राइट? सो द कॉमन थिंग इज H प्लस। तो H प्लस की वजह से ही ये जो आयंस है, H प्लस आयन, इसी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, राइट? तो एसिड्स आपके जो होते हैं वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट लाइक द अदर कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज और अल्कोहल, इनमें भी हाइड्रोजन रहता है, बट वो कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता है, राइट? तो ये आपके एनसीईआरटी में एक बैक क्वेश्चन भी है कि ये दोनों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, राइट? आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एसिड्स में H प्लस केटायन रहता है, और लाइक HCl में, HNO3 में, H2SO4 में, CH3COOH में, राइट? तो सब में कॉमन H प्लस आयन है। एसिड के लिए H प्लस आयन, ये चीज आप याद रखिएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि एसिड्स हमेशा आयंस वाटर में ही बनाते हैं, नॉर्मली नहीं बना सकते। तो इसको हम एक एक्टिविटी से टेस्ट किए हैं कि हमने लिया है NaCl सॉलिड लिया है, और उसमें हमने H2SO4 डाला है एक्वस। तो यहाँ पे HCl गैस बन रहा है एंड Na2SO4 बन रहा है। अब हमें ये HCl गैस को चेक करना है लिटमस से। हम दो तरह के लिटमस लेंगे ब्लू कलर के, एक ड्राई लिटमस लेंगे और वेट लिटमस लेंगे। तो ड्राई लिटमस में HCl गैस कलर नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आयंस नहीं फॉर्म हुए, ड्राई है। ड्राई में आयंस जब तक फॉर्म नहीं होंगे तब तक वो लिटमस कलर शो नहीं करेगा। बट जो वेट लिटमस है, यहाँ पे H प्लस आयन बन रहा है, तो ये H प्लस आयन कलर चेंज करेगा ब्लू टू रेड, राइट? तो ये एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। तो इससे आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि हमेशा एसिड्स वाटर में ही डिसोसिएट होते हैं, ड्राई कंडीशन में वो कलर चेंज और वो सब नहीं दिखाते, राइट? सिमिलरली, जैसे एसिड्स में H प्लस होता है, वैसे ही हर बेस में NaOH ले लो, KOH ले लो, तो इन सब बेसिस में OH माइनस आयन कॉमन रहता है। तो ये भी जब वाटर में जाते हैं, जब वाटर में ये डिसोसिएट होते हैं, तो ये Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस सब में कॉमन है। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एसिड में H प्लस और बेस में OH माइनस। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, राइट? नाउ वी मूव ऑन। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सब में OH माइनस रिलीज हो रहा है। तो हाँ, और एक चीज, बेसेस और अल्कलीज दो चीज है, राइट? बेस आपके नॉर्मल बेसिक सब्सटेंस होते हैं। अल्कली में क्या डिफरेंस है? जो बेसेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि all bases are alkali. That is true. All bases are alkali. All bases are alkali. But all alkalis are not bases. All alkalis are not bases. क्योंकि अल्कली हमेशा सिर्फ वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, तो जो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा वो अल्कली नहीं होगा, आर नॉट बेसिस, राइट? तो यहाँ से आपका एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पे अल्कली के बारे में दिया है कि इट डिजॉल्व्स इन वाटर और दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, राइट? ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगेन एग्जांपल दिया है। एसिड, हमने देखा था एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो हम अब इसका एक जनरल फॉर्मूला ले लें कि एसिड्स में हमारा कोई भी मेटल M है, और अ, कोई भी मेटल X ले लेते हैं, और एसिड में H प्लस होता है, तो XH टाइप से फॉर्मूला होगा, जैसे CH3COOH, HCl, राइट? एंड हमारा बेस है, बेस में कोई मेटल है
और उसके साथ OH माइनस जुड़ा हुआ है, राइट। बेस में NaOH KOH सब में OH माइनस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो X है और M है ये निकल जाता है, ये सॉल्ट बना लेता है, एंड जो HOH है ये आपका वाटर बना देता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन एग्जाम्पल का जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो और ये जो H प्लस और OH माइनस कंबाइन होके वाटर बना देता है, यहाँ पे लिखा है, राइट। अब ये चीज आ रही है नेक्स्ट चीज, ये CBQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हमें एसिड और बेस एसिड्स में वाटर ऐड करके देखना है, वाटर ऐड करना है। तो एसिड्स में वाटर ऐड करना इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये आपको ये कीवर्ड है एक्सोथर्मिक, ये आपको आंसर में यूज करना है। एसिड और वाटर का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, मतलब इतना ज्यादा रिलीज होता है कि वो आप पे स्प्लैश भी कर सकता है, आपको बर्न भी कर सकता है, राइट। सो इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक वन, और केयर मस्ट बी टेकन, बहुत केयरफुली ये चीज करनी पड़ती है। अब दो चीज है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, हम एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में डालें, राइट। तो दो ऑप्शन है। अब इसमें आपको पता है कि एसिड ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो आप डायरेक्ट वाटर को अगर आप एसिड में डाल दोगे डायरेक्ट, तो वो एकदम स्प्लैश आउट हो जाएगा, और वो जैसे आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जब हम फ्राई करते हैं किसी चीज को, तो ऑयल में जब हम भी कोई भी चीज डालते हैं तो वो एकदम स्प्लैश और वैसे करने लग जाता है, राइट। वैसे ही अगर ऑयल तो फिर भी कंसंट्रेटेड नहीं होता है, हॉट ऑयल, बट जो एसिड रहता है ये बहुत कंसंट्रेटेड रहता है, तो अगर आपने इसमें वाटर डाला तो ये स्प्लैश आउट करेगा, राइट, और इससे बर्न हो सकता है। तो हमेशा ऑलवेज वी शुड ऐड एसिड टू वाटर, ये चीज आपको लिखना है, और आप ध्यान रखिए कि हमेशा एसिड टू वाटर डालना है। वाटर आपने एक बीकर में बहुत सारा वाटर ले लिया है, और आपको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज एसिड डालना है, एकदम ड्रॉप वाइज, राइट। तो जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा, और वो रिएक्ट कर लेगा, ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा, राइट, और वो स्लोली रिएक्ट करेगा। नहीं तो आप अगर एसिड में वाटर डालोगे तो ये स्प्लैश कर जाएगा, ऐसे आपके ऊपर उछल जाएगा, राइट। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। हाँ। अब एसिड में ये तो हो गया कि एसिड में वाटर कैसे डालना चाहिए। जब एसिड में वाटर डल चुका तो क्या होगा। एसिड में वाटर डलना मतलब किसी भी चीज में वाटर डालना, इसका मतलब होता है उसको डाइल्यूट करना, मतलब आप उसमें पानी ज्यादा बढ़ा रहे हो। जैसे कि आपके पास सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट है, नमक है, आपने उसमें पानी डाला तो वो सॉल्ट वाटर बन गया। तो जो सॉल्ट वाटर है वो डाइल्यूटेड हो गया, राइट। तो डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन का मतलब ही होता है पानी डालना। तो एसिड में जब आप पानी डालोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट होने का मतलब है वो वीक हो जाएगा, मतलब पहले जितना स्ट्रॉन्ग एसिड था उसमें आपने पानी मिला दिया तो अब वो कमजोर हो गया, राइट। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपने विनेगर तो यूज किया ही होगा घर में। विनेगर बनता है एसिटिक एसिड से, CH3COOH से। एक्चुअल में तो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, बट हमारा जो विनेगर का बॉटल रहता है उसमें बहुत कम एसिडिक एसिड रहता है और बहुत सारा पानी रहता है। तो पानी अगर ज्यादा रहेगा तो वो डाइल्यूटेड रहेगा, राइट। तो उसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेम्बर, कि डाइल्यूशन में इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये आपको याद रखना है एंड नोट भी कर लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl एंड HNO3 show acidic character in aqueous solution while other compound like alcohol and glucose do not show acidic character। ये मैंने आपको बताया, इसका मेन रीजन है H प्लस आयन होने। तो जब aqueous solution रहता है तो H प्लस आयन बनते हैं जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है। बट मैंने आपको बताया अल्कोहल ग्लूकोज H प्लस आयन नहीं देते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में, तो इस वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते। तो ये इसका आंसर है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाई डू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, और आयंस हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, राइट। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। व्हाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। सेम रीजन, इसमें भी H प्लस आयन नहीं होता है ड्राई चीज में, तो जिसकी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मेन रीजन H प्लस आयन ही है, राइट। ये वाला क्वेश्चन, ये आपका CBQ टाइप का क्वेश्चन, और जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। While diluting an acid,
why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid। मैंने आपको बताया कि हमेशा बड़े बर्तन में आपको पानी लेना है, राइट, वाटर लेना है और उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालना है, क्योंकि एसिड बहुत रिएक्टिव होता है, तो हमको ड्रॉप वाइज डालना है और उसको कांस्टेंट मिक्स करना रहता है, राइट, उसको एकदम मिक्स करना रहता है। तो इसका रीजन है क्योंकि हम एसिड और वाटर का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है और ये अ, हमारे अगर हमने एसिड में हमने वाटर में एसिड डाल दिया तो वो स्प्लैश आउट कर जाएगा और इट विल कॉज बर्न एंड डैमेजेस, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट इज हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। मैंने बोला था एसिड जब भी डाइल्यूट होता है तो कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें आपके पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है और आपका एसिड जो है वो कम हो रहा है, राइट, वो डाइल्यूट हो रहा है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। How is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in sodium hydroxide? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बेस है, हम उसमें और बेस डाल रहे हैं, तो बेस जब रहे, ये मतलब टोटल बेस बन गया, बेस में होता है OH माइनस, तो हमको ये बताना है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, तो ये इंक्रीज ही करेगी क्योंकि बेस में OH माइनस है, NaOH में OH माइनस है, तो दोनों मिला के तो बेस ज्यादा बनेगा, उसका मतलब यही होगा कि मोर OH माइनस होगा, राइट। तो ये चीज हो गया। ये आपका एक्टिविटीज वाला पार्ट खत्म हुआ। यहाँ से बहुत सारे सीबीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नाउ वी मूव ऑन टू द अनदर सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पीएच। यहाँ से भी बहुत एमसीक्यूज और थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, अब पीएच का कंसेप्ट आता कैसे है, हम किसी चीज को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा। हाँ, वो तो हम इंडिकेटर से ट्राई कर सकते हैं, बट कितना एसिडिक होगा और कितना बेसिक होगा ये हम बता कर सकते हैं इंडिकेटर से? नहीं। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। सो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, इससे ये हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो एसिड मतलब किसी भी चीज में कितना H प्लस है, कितना H प्लस। हमें अगर H प्लस ज्यादा होगा तो वो एसिड होगा, H प्लस अगर कम होगा तो वो बेस होगा, राइट। तो ये चीज है। अ, हाँ, ये रहा पीएच स्केल का डेफिनेशन। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीएच स्केल। हमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है इसको अगर पता चल गया तो वो पीएच स्केल से पता चलता है। अब पीएच स्केल में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पीएच स्केल 0 to 14 होता है। ये एक स्केल होता है तो इसका जो मार्किंग है 0 to 14 रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 से 14। जो जीरो वाला पार्ट रहता है वो एसिडिक की तरफ रहता है, 14 वाला बेसिक रहता है और 7 न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल जो होता है वो अपना वाटर होता है, जो वाटर होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है, उसमें ना एसिड होता है ना बेस। और ये प्योर वाटर की बात हो रही है। अब वाटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एसिड रेन जब होता है तो उसके नाम में एसिड रेन है, मतलब वो एसिडिक होगा, राइट। तो प्योर वाटर 7 pH का होता है। और हम जब भी 7 से नीचे जाते रहते हैं, मतलब 6, 5, 4, 3, तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है इस साइड। जितना इस साइड जाएंगे एसिडिटी इंक्रीज होगी, और जितना इस साइड जाएंगे 8, 9, 10 तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये स्केल को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 वेरी एसिडिक होता है और 14 वेरी अल्कलाइन होता है। हाँ, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, पीएच और H प्लस आयन का डिपेंडेंस। पीएच हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन के, ये आप नोट भी कीजिए और मैं इसको समझाता हूँ कैसे। देखिए, पीएच होता है जैसे अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। इसका आप डायरेक्ट एग्जांपल समझ सकते हैं कि एसिड में H प्लस ज्यादा होता है, ये आपको पता है। हाँ, तो इसलिए एसिड का पीएच लो होता है, राइट। एसिड हमेशा 7 से नीचे ही रहते हैं। लेस देन 7 एसिडिक होता है और मोर देन 7 बेसिक होता है। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है, ये आपके एमसीक्यूज कहीं पे भी इम्प्लाई हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कीप दिस इन माइंड और इसको आप अच्छे से नोट भी करके रख लीजिएगा, राइट। तो एसिड में H प्लस ज्यादा होता है इसलिए उसका पीएच कम होता है, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन है। अगर H प्लस ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा, अगर H प्लस कम होगा तो पीएच ज्यादा होगा, राइट। तो बेस में H प्लस एकदम कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, क्योंकि बेस में हमेशा OH माइनस ही होता है। तो यहाँ पे H प्लस बहुत लेस क्वांटिटी में रहता है, तो यहाँ का पीएच ज्यादा रहता है, राइट, क्योंकि अगर H प्लस कम तो पीएच ज्यादा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन।
ये आपका पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो वो उसका पीएच 7 होता है, राइट। 7 आप इसको एज अ जीरो स्केल भी समझ सकते हैं, कि इसी के रेफरेंस से ही एसिडिक और बेसिक चीजों का, ये जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है न्यूट्रल 7, इससे आप आगे जाएंगे तो बेसिक होगा, इससे आप पीछे जाएंगे तो एसिडिक होगा। तो 7 को आप एक स्केल की तरह समझ सकते हैं, जीरो स्केल की तरह। तो जो चीज न्यूट्रल होगी उसका पीएच 7 होगा, जैसे कि न्यूट्रल सोल्यूशन का 7 है। ओके, सो ये पीएच का बेसिक कंसेप्ट हो गया। यहाँ से ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसका इनवर्स रिलेशन, एसिड बेस का कितना वैल्यू रहता है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये एक एक्टिविटी है, ये तो बिना प्रैक्टिकली टेस्ट किए हो नहीं सकता है। तो इसमें से आप कुछ चीज का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे लेमन जूस आपको पता है कि खट्टा होता है, तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा, और वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक है तो उसका पीएच लेस देन 7 है। वैसे ही टमेटो जूस होता है, इसमें भी ऑक्सैलिक एसिड रहता है, तो ये भी खट्टा रहता है, राइट, सावर होता है, तो ये भी लेस देन 7 होगा और ये भी एसिडिक होगा। अब 1 मोलर NaOH, NaOH आपको पता है बेसिक है, तो बेसिक लिख दिया, और ये मोर देन 7। और HCl एसिड है, आपको पता है, ये भी लेस देन 7 होगा और ये एसिडिक होगा, राइट। बाकी सबको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा टेस्ट करके, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पीएच हमेशा, पीएच स्केल जो रहता है, हम किसी का भी चेक करते हैं तो एक पीएच पेपर आता है, हम उसको उस सोल्यूशन में डिप करते हैं, उससे कलर चेंज से हमको पता चलता है। तो यहाँ पे ये कलर मेंशन किए हुए हैं ऐसे टाइप से, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको बता रहे हैं कि पीएच पेपर जो होता है उसमें आपको कलर चेंज दिखता है। एसिडिक में ऐसा टाइप से होने लग जाता है, ऐसे न्यूट्रल में ग्रीन टाइप का रहता है, और उसके बाद ऐसे ब्लू टाइप का होने लग जाता है, राइट। तो ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर ब्लड एंड वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, स्पेशली ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि लोग इसका नाम नहीं सुनने में रहते हैं, और ये डायरेक्ट पूछ लेता है पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऐसे टाइप से, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ये आपके जो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा कि हमारे पेट में HCl होता है, तो वहां पे जो गैस्ट्रिक जूस है वो बहुत एसिडिक रहता है, बहुत एसिडिक मतलब उसका पीएच बहुत कम होगा, राइट। तो इसका पीएच 1.2 रहता है, ये आपके पेट का, ये आपके पेट का, ये स्टमक के अंदर ही होता है। लेमन जूस का होता है अराउंड 2.2, ये भी एसिडिक है। प्योर वाटर मैंने आपको बोला था कि 7 के आसपास रहता है, और ब्लड का भी, हमारे जो ब्लड रहता है वो भी 7.4 है, तो ये ब्लड वाला चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिक चीज है। ये तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो चीज यूनिक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये ब्लड वाला, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ब्लड का 7.4 पीएच होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है 14, क्योंकि ये बहुत बेसिक रहता है, राइट। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं भी हो रहा है, तो आप इसकी रेंज को याद रखिए, कि जो गैस्ट्रिक जूस है बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो इसका पीएच बहुत कम होगा, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। ब्लड और प्योर वाटर 7 के अराउंड रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, तो इसका इसका तो वैल्यू याद ही रख लीजिए, 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बेसिक होता है, तो ये 14 के आसपास होता है, राइट। तो ये आपके एमसीक्यू पेपर में आता है ये क्वेश्चन। नाउ, हाँ, अब आता है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, राइट। एसिड का मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर है H+ आयन, और बेस का होता है OH-। तो जिसमें H+ ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसमें OH- ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जिसमें H+ कम होगा वो वीक एसिड होगा, जिसमें OH- कम होगा वो वीक बेस होगा, राइट। तो यही यहाँ पे गिवन है, कि वीक वाला रहता है उसमें, वीक बेस में लेस OH-, और स्ट्रॉन्ग बेस में मोर OH-, राइट। तो ये कंसेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला चीज नोट कर लीजिएगा, और यहाँ की ये वैल्यूज को भी नोट कर लीजिएगा। नाउ, द एप्लीकेशन ऑफ पीएच, पीएच के एप्लीकेशंस आपकी बुक में चार चार या पांच ऐसे टाइप से दिए हुए हैं, और यहाँ से आपके गिव रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसका बेसिक फंडा यही है कि कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉब्लम होगी, हमको उसका सोल्यूशन बताना है, और प्रॉब्लम का उस सोल्यूशन का रीजन बताना है, कि हम वही चीज क्यों यूज कर रहे हैं उसका सोल्यूशन के लिए। तो देखो, हमको उसका सोल्यूशन तो बताना ही है,
और इसमें एक थिंग कॉमन है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स है हमारी एसिड्स की वजह से हो रही है। एसिड्स हमारे हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म करते हैं या किसी भी चीज को हार्म करते हैं। तो अगर एसिड्स का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो हमको उसको ठीक करने के लिए बेस को यूज करना है, बस। क्योंकि बेस एसिड के साथ जब ऐड होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो इसमें कॉमन चीज यही है कि इसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म करना है। हमें जो एक्सेस एसिड है उसको क्योर करने के लिए बेस डालना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह अप्लाई होगा। सो फर्स्ट, यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। इट इज नहीं नहीं, आपका ये है कि अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से ज्यादा कम है तो वो एसिड रेन होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन आपने ताजमहल में देखा होगा कि ताजमहल एसिड रेन की वजह से उसका कलर डिग्रेड होता है, राइट। क्योंकि वो एसिड्स वहां पे जो मार्बल है उसके साथ रिएक्ट करके उसको कोरोड कर रहा है। तो ये आपका 5 <5.6 एसिड रेन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, अब हमें एक्वाटिक प्लांट और एनिमल के बारे में देखना है कि अगर एसिड रेन हो रहा है, मतलब पानी में एसिड आ रहा है, और जो एक्वाटिक स्पीशीज है उनकी तो लाइफ ही पूरी पानी में डिपेंड करती है, राइट। अगर पानी में एसिड है तो उनकी लाइफ को भी खतरा है, तो देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें आपको ये वाटर का एसिड रेन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक्वाटिक स्पीशीज वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप इसको आप जनरली ध्यान रख सकते हैं। हम्म। अब यहाँ पे एक प्लैनेट की बात हो रही है, सैटर्न के बारे में। हम तो अर्थ में रह रहे हैं, अर्थ में तो हमें ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं होता है, बट सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा, उसके क्लाउड्स ही सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उसके जो क्लाउड्स है वही पूरे व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स बने हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो वहां पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यही पूछ रहा है, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? सो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि एसिड हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। वहाँ के क्लाउड्स ही जब सल्फ्यूरिक एसिड के हैं तो वहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, नाउ अनदर वन इज रिलेटेड टू सॉइल। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको में एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में, तो ये आप जनरली कर लेंगे। देखो, प्लांट्स को हमेशा एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए रहता है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगर आप प्लांट्स में ज्यादा एसिड डाल दोगे या ज्यादा बेस डाल दोगे या ज्यादा फर्टिलाइजर जिसमें एसिड बेस ही होता है, तो वो आपको प्लांट्स को खराब करेगा, राइट। तो उनको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए रहता है जिससे उनका सर्वाइव, उनकी हेल्दी ग्रोथ हो। हाँ, तो यही पे मैं आपको एनसीईआरटी का आपका बैक क्वेश्चन बता सकता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में ये था कि फार्मर उसमें सॉइल में कुछ बेसिस डाल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है सॉइल में कि वो बेस डाल रहा है? अगर फार्मर को बेस डालना पड़ रहा है तो मतलब सॉइल एसिडिक होगी। तो आपको बस यही बताना है कि सॉइल एसिडिक होगी, राइट। क्योंकि इसीलिए उसका सोल्यूशन है कि वो बेस डाल रहा है, राइट। नाउ ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैंने आपको गैस्ट्रिक जूस वाला अभी बताया था ऊपर, ठीक। तो हमारे स्टमक में HCl होता है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। एंड अब आपने सुना होगा इनडाइजेशन, एसिडिटी। ये बहुत कॉमन चीज है। इसमें क्या होता है, हमारा स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, टू मच एसिड। तो मैंने आपको टू मच एसिड का सोल्यूशन तो बताया कि ज्यादा एसिड है तो आप बेस खा लीजिए, मतलब बेस डाल दीजिए। तो हम बॉडी में बेस कैसे डालते हैं? हम एंटासिड लेते हैं, एंटासिड जो बेसिक होते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटासिड वाला। और स्टमक में इनडाइजेशन का मतलब क्या हो? बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाना, राइट। एंटासिड्स, और एंटासिड्स जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एंटासिड होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मैंने बताया था 10 के आसपास, 10 होता है। तो बेसिक होता है, और तो ये इंडाइजेशन को तो क्योर करता ही है। और एक और चीज, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके पेपर में पूछ सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, तो उससे कुछ भी पूछ सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। तो ये चीज आप एकदम ध्यान रखिएगा कि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये आप नोट भी कर लीजिएगा, राइट। ये एक माइल्ड बेस होता है, तो और ये एसिडिटी को क्योर करने के लिए यूज होता है। तो ये पार्ट हो गया। तो यहाँ से आपको गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यूज तो आता ही है, राइट। अब नेक्स्ट है टूथ डीके। ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है।
राइट। तो टूथ डीके में होता क्या है, जो हमारा माउथ का जो पीएच है, अगर वो 5.5 से कम हो जाए, मतलब वो एसिडिक होने लग जाए, माउथ में हमारा जो पीएच है वो एसिडिक होने लग जाए, तो हमारा टूथ जो रहते हैं वो खराब होने लग जाते हैं, डीके कर जाते हैं। हमारा जो इनामल होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। हमारा जो टूथ का इनामल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये एमसीक्यू में आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ये जो इनेमल है, ये बहुत ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बट ये भी ये पानी में भी डिसॉल्व नहीं होता। बट अगर पीएच 5.5 से कम हो जाए तो ये खराब होने लग जाता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि एसिड का कितना हार्मफुल इफेक्ट रहता है। राइट। तो ये पीएच आपको याद रखना है कि अगर 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डीके होने लग जाता है। और किस वजह से होता है, क्योंकि टूथ एनामल कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके डीके करने लग जाता है। राइट। अब यहाँ पे भी एसिड ज्यादा हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? बेस। राइट। अब हम माउथ में जो हमारा बेस सबसे कॉमन है वो है अपना टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है। तो इसका सोल्यूशन यही है, हमें अपना माउथ हमेशा खाने के बाद क्लीन करना चाहिए और टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक होते हैं, तो वो एसिड के इफेक्ट को कम कर देते हैं। राइट। क्योंकि एसिड जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे बेस रिक्वायर्ड होगा। ओके। नाउ, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू है। अ, आपने बी स्टिंग के बारे में पढ़ा होगा कि जो जब भी कोई हनी बी आपको काटती है तो उसका जो स्टिंग रहता है, उसके अंदर रहता है मीथानोइक एसिड। ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये एमसीक्यू में भी आता है और ये आपको थ्योरी क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें मीथानोइक एसिड होता है, तो जिसकी वजह से हमें बर्निंग पेन होता है। राइट। हमें इचिंग भी होती है उससे। तो ये एक एसिड, इसके अंदर एक एसिड रहता है बी स्टिंग में, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होती है। तो अब ये भी, इसमें भी एसिड है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक। तो हम जनरली बेकिंग सोडा को रब करते हैं अपने जहाँ जिस एरिया में बी स्टिंग हुआ है। राइट। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया बेकिंग सोडा। और इसमें कौन सा एसिड है? ये मिथेनोइक एसिड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्टिंग वाला क्वेश्चन पेपर में आता ही है, पीवाईक्यूज में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब आई डोंट नो ये आपके पेपर में आ आ सकता है, तो आप इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि नेचर में न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस प्रेजेंट रहते हैं। राइट। आप जंगलों में जाएंगे, फॉरेस्ट वगैरह में, तो एक नेटल करके प्लांट रहता है। उसकी जो लीव्स हैं वो एसिडिक होती है। राइट। तो इसका ये जो लीफ है, ये वाला यहाँ से एसिड, अगर ये हमारे टच हो जाए तो ये एसिडिक होती है। राइट। अब हम यू कैन इमेजिन कि हम अगर जंगल में गए हुए हों और हम अगर हमारे साथ बेस कैरी ना करें, तो हम इस एसिड को कैसे क्योर करेंगे? हमारे हाथ में एसिड अगर लग गया तो हम क्या करेंगे? तो नेचर ने क्या किया है, यहाँ पे देखो नेचर का कमाल, कि एक डॉग प्लांट रहता है, ये हमेशा नेटल के पास ही उगता है। नेटल होता है हमारा एसिडिक, उसी के पास एक डॉग प्लांट उगता है जो कि बेसिक होता है। तो नेचर ने हमारे लिए क्या किया है कि अगर हमारे पास एसिड को क्योर करने के लिए बेस नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस डॉग प्लांट को यूज कर सकते हैं उसका इफेक्ट कम करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर। ये आपके पेपर में भी आ सकता है, नेटल का एसिड कैसे रिड्यूस हो सकता है डॉग प्लांट की वजह से। राइट, क्योंकि वो बेसिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, ये है, तो इसको भी नोट कीजिएगा। नाउ, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्सटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनमें कौन से एसिड्स रहते हैं। राइट। तो नेटल और एंगस्टिंग में तो मिथेनोइक एसिड होता है, एंट में तो मैंने बताया आपको याद करना ही पड़ेगा, तो ये तो आपका हो गया। और नेटल में भी आपका मिथेनोइक एसिड होता है। राइट। लेमन में आपको पता ही होगा कि सिट्रस फ्रूट है तो वो सिट्रिक एसिड होगा उसमें। मिल्क, सॉर मिल्क यानी कर्ड, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। विनेगर मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड रहता है। तो जो जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये तो ये पांच तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ऑरेंज भी सिट्रिक फ्रूट है तो इसमें भी सिट्रिक एसिड। ये दो अब भी आप ध्यान रख लीजिएगा। टैमरिंड मतलब इमली, इसमें टार्टरिक एसिड रहता है। और टमेटो, इसमें ऑक्सैलिक एसिड। राइट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा इसको रिमेम्बर लिख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। राइट। नाउ, इन चार क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सीबीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला देखिए, आपके पास दो सोल्यूशन है ए और बी। ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8। तो इससे आपको ये पता चल रहा है 6 पीएच है मतलब 7 से लेस है तो ये एसिडिक होगा,
और 8 है तो वो बेसिक होगा। ये आपको पहले से पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड विच वन इज एसिडिक एंड बेसिक। ये तो हमने बता दिया कि 6 वाला एसिडिक होगा और 8 वाला बेसिक होगा। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि पीएच हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें हाइड्रोजन हमको ज्यादा बताना है तो पीएच जिसका कम होगा वही हाइड्रोजन ज्यादा होगा, राइट। जिसका पीएच कम होगा उसमें एच प्लस ज्यादा होगा। सो P6 वाले का पीएच कम है तो उसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इसका आंसर ए होगा, राइट। तो ये एक सीबीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। नाउ we'll see this fourth question, ये भी सीबीक्यू बेस्ड है। अंडर विच सॉइल कंडीशन डू यू थिंक, ये मैंने आपको जो बताया था कि अ फार्मर शुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम, स्लेट लाइम और चॉक। देखो, फार्मर यहाँ पे ट्रीट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट से। ये सारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब सॉइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए उसने बेसिक सब्सटेंस डाला है। तो सॉइल मस्ट बी एसिडिक, यही उसका रीजन है, राइट। तो ये आपका पीएच वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप अच्छे से नोट आउट डाउन कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्ट्स। यहाँ पे भी आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी और कुछ कुछ उनकी प्रोसेस के बारे में भी जानना पड़ेगा, राइट। तो इसमें भी आप थोड़ा नोट्स नोट डाउन करते रहिएगा जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये चीज सबसे पहले, एक और सीबीक्यू यहाँ पे आ गया। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। मैंने बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों अपना बराबरी दिखाएंगे तो इनका पीएच हो जाता है न्यूट्रल। तो ये 7 पीएच हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। अब अगर आपके पास हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक बेस हुआ, मतलब नाम से ही पता चल रहा है एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो इस सोल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे बेस का डोमिनेंस ज्यादा होगा तो ये बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज को आप याद रखिएगा। नाउ कॉमन सॉल्ट हमारा जो होता है NaCl, उसको हम यूज करते हैं बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए। तो उसी के बारे में हमको कुछ पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से चालू होता है। कॉमन सॉल्ट को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं फॉर वेरियस केमिकल, राइट। तो इस पार्ट में आपको अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा है और ये NaOH वाला है। तो बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दो चीज और है, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। बट इस पे तो आपको स्पेशली फोकस करना है, राइट। और नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता है, NaOH। तो जो जो चीज मैं इसमें बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं क्या। अब इसको बनाने का प्रोसेस हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसका प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं NaCl का। हमारे पास NaCl का पाउडर है, हम उसको पानी में डिसॉल्व किए तो उसका एक्वा सोल्यूशन बना। उस एक्वा सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको आपको आंसर में मेंशन करना है पहली बार, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक्वा सोल्यूशन बनाया और उसको कहते हैं ब्राइन। अब क्या होता क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप हो गया। यहाँ पे आपका कैथोड होता है और एनोड होता है, राइट। तो कैथोड आपको लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब हमने यहाँ पे डाला है NaCl, राइट, एंड वाटर है। इसमें पहले से वाटर है और हमने NaCl को ब्राइन को इसमें डाला है। अब देखिए क्या होता है, NaCl Na में टूट जाता है, Cl में टूट जाता है, वाटर H में टूट जाता है और OH में टूट जाता है, राइट। अब जो पॉजिटिव चार्ज है Na और H, ये जाता है कैथोड के पास, क्योंकि नेगेटिव है कैथोड तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया Na प्लस और H प्लस आ गया इसके पास, और एनोड के पास आपके आ गए, एनोड जो पॉजिटिव है वहां पे आपके नेगेटिव पार्ट आ गए, Cl माइनस और OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका Na प्लस आ गया।
आपको फॉर्म क्या करना है, मेनली अल्टीमेटली आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है जो NaOH होता है। तो Na आपका यहाँ पे आ गया। अब OH, आपको पता है कि यहाँ ये इस साइड भी आ गया, तो यहाँ पे पानी तो रहेगा ही, और पानी में तो OH माइनस होता ही है। तो ये Na प्लस इस पानी के OH माइनस के साथ कंबाइन करके NOH बना देता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि NaOH कैथोड के पास फॉर्म होता है, क्योंकि Na प्लस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वहीं पे वो जहाँ उसी एरिया में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके साथ रिएक्ट करके NaOH बना देता है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नाउ एक और इम्पोर्टेंट PYQ है कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, इसका रीजन पूछने को आता है। तो इसमें क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, और ये एक अल्कली बनाने का प्रोसेस रहता है, इसलिए क्लोर अल्कली नाम से ही पता चलता है। क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन इसमें यहाँ पे फॉर्म होता है, और अल्कली जो अपना NaOH है, ये अल्कली है, तो ये फॉर्म होता है, इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसकी रिएक्शन आप एकदम याद रखिएगा, NaCl वाटर, NaOH क्लोरीन, और H2 गैस। अब उसको आप बैलेंस तो कर ही सकते हैं ना। इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, हमें तो NaOH का काम था, ये हमने कॉस्टिक सोडा बना दिया। अब इसमें जो साइड प्रोडक्ट होते हैं क्लोरीन और H2, इसका ये भी कोई वेस्ट नहीं जाते, क्योंकि ये सब चीज इंडस्ट्री में बन रहा होता है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं ये लोग। तो अगर इतना क्लोरीन और हाइड्रोजन को वेस्ट कर देंगे तो इनका पैसा बहुत वेस्ट होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इस क्लोरीन को अलग से निकाल के ये सब चीजों में यूज करते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, डिसइंफेक्टेंट की तरह, राइट। तो ये लोग कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करते, तो जो साइड प्रोडक्ट है उसका भी यूज होता है। तो ये आपके पेपर में अगर शॉर्ट नोट आए तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ध्यान रखिए। और हाइड्रोजन का यूज आपका फ्यूल में और फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, राइट। तो ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे CBQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं कैथोड और एनोड वाले पार्ट से, कि NaOH कैथोड में ही क्यों बनता है, और कौन सा कैथोड में जाएगा कौन सा एनोड में जाएगा। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, आप इसका ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले आपको इसका नाम याद रखना है, CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका कॉमन नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, राइट। ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका नाम है। इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, आप ये याद रखिएगा। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, जो अपना क्लोरीन पिछले प्रोसेस में जो क्लोरीन बचा था, अब हम उसका यूज करते हैं। हम इसको क्लोरीन को स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्लेट लाइम मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। तो इसकी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये वाली, राइट। तो इसमें हम जो क्लोरीन जो पिछली प्रोसेस में कॉस्टिक सोडा में हमने जो क्लोरीन बचाया था, उसी को हम बस स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है। तो इसमें किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, स्लेट लाइम वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप जानते ही है कि हम क्लॉथ की ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, और इसको हम वाटर से जर्म रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। तो आपको यूज आपको या तो ऐसे ही पूछ लेगा, या फिर आपको शॉर्ट नोट जब लिखना होगा तब आएगा। तो आप इसको तो आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीच करने के लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेकिंग सोडा, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज आती है, पहली बात, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों में डिफरेंस है, और इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा। बेकिंग पाउडर, राइट। पहले हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो पहले आपको ये चीज लर्न करना पड़ेगा। अब इसको बनाते कैसे हैं ये जानना है। तो आप लेते हैं NaCl, क्योंकि मैंने बोला था कि NaCl का यूज करके हम बहुत सारी अलग अलग सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने NaCl लिया, इसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, तो NH4Cl और NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। ये रिएक्शन थोड़ी वियर्ड लगेगी, बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में लिखना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तो हुआ, हमने बेकिंग सोडा कैसे बनाया, राइट। अब जब हम कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में मतलब कुकिंग करना मतलब हीट देना, राइट। तो ये जो बेकिंग सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाउ अब बेकिंग सोडा का यूजेस।
बेकिंग सोडा से ही हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। पहली बात, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, बेकिंग पाउडर में होता है NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रो बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला आपको ये तो याद रखना ही है। अब ये ओवन में हम जब केक बनाते हैं तो उसमें क्या रिएक्शन होती है, देखो। हमने ये है अपना बेकिंग पाउडर, यहाँ पे देखिए ये बेकिंग सोडा वाला पार्ट हो गया, और ये H प्लस कैसे आया? टार्टरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है, एसिड में H प्लस होता है, तो ये वहां से आया है, राइट। तो ये जब रिएक्ट करते हैं बेकिंग पाउडर, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसकी वजह से केक सॉफ्ट होता है और फ्लफी होता है, स्पॉन्जी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, लिख के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है केक। और ये जो बेकिंग सोडा, इसका एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये है Na2CO3.10H2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों? क्योंकि 10H2 है। डेकाहाइड्रेट मीन्स 10H2। नाउ पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसको कैसे बनाते हैं? आप सोडियम कार्बोनेट को लीजिए और उसको क्रिस्टलाइज कर दीजिए, वाटर के साथ रिएक्ट करा के उसको हीट कीजिए, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, जो कि वॉशिंग सोडा होता है। इसको आपका कॉमन नेम पता होना चाहिए, और इसका बनाते कैसे हैं ये चीज पता होना चाहिए। अब ये जो 10H2O है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने आपको बताया ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। हम इसके बारे में अभी जस्ट पढ़ते हैं। ओके, पहले हम इसका यूजेस देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा, ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और इसको एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, और इससे वाटर की हार्डनेस रिमूव होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर, ये आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब हार्ड वाटर जो होता है जिसमें आयंस डिसॉल्व रहते हैं, राइट, तो उसको रिमूव करने के लिए भी ये यूज होता है। हार्ड वाटर हम कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए जो हम कंज्यूम कर सकें, उसमें भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ये एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझाया गया है कि आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। ये आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो क्रिस्टल किस वजह से होते हैं? क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, तो जो वाटर रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। नॉर्मल कॉपर सल्फेट और 5 वाटर, तो यहाँ पे जो कलर चेंज हो जाता है ब्लू से व्हाइट कलर में कॉपर सल्फेट का। तो ये कलर चेंज का आ गया, तो ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जहां पे भी कलर चेंज है वो आपके CBQ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल which seem to be dry contain water of crystallization. So when we heat the crystal, the water is removed and the salt turns white. अगर देखो पहले ब्लू था, हीट किया तो व्हाइट हो गया। पहले ये यहाँ पे एकदम ड्राई हो गया, यहाँ पे इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, मतलब यहाँ पे वाटर था, मतलब मॉइस्चर था। अगर आप इसको वापस मॉइस्ट करोगे, ये जो ड्राई चीज है, तो ये वापस कलर चेंज कर लेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट। सो तो ये Na2CO3 वेट है या नहीं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये चीज है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको पहले ये ध्यान रखना है, ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, राइट। तो ये आपको जिप्सम का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम जिप्सम को हीट करते हैं। हीट ऐसा नहीं कि कितना भी कर लो, इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 373 केल्विन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अगर आपने 373 से ज्यादा किया, यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ वी हीट जिप्सम
मोर देन 373 केल्विन अगर ज्यादा कर दिया तो जो सिर्फ हमें डेड बर्न प्लास्टर मिलेगा। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेनली एप्लीकेशन, इसका आप यूजेस देख लें तो ये प्लास्टर की तरह यूज होता है जो हम डॉक्टर फ्रैक्चर्ड बोन के लिए यूज करते हैं, और ये स्टैचू बनाने में भी यूज होता है। राइट। तो ये पहले हो गया इसका एप्लीकेशन। अब जिप्सम को हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। अब इनके फॉर्मूलेस ध्यान रखना। जिप्सम हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि डाई मतलब टू, टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर का रोल क्या है, क्योंकि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका नाम आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नोट कर लीजिएगा जितना भी हाइलाइटेड पोर्शन है। और हमें हाफ H2O को बचाना है। अगर हमने ज्यादा हीट कर दिया तो ये हाफ H2O भी चला जाएगा, तो ये सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि कोई काम का नहीं होता। इसको डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। तो ये हमारे काम का नहीं होता है। हमें हाफ H2O चाहिए, तो इसलिए हमको इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीट करना पड़ता है। राइट। ये हो गया, ये इसकी रिएक्शन हो गई। अ, ये नहीं, ये वाली नहीं, इसकी रिएक्शन मेंशन नहीं है ना। हम्म। तो इसकी रिएक्शन बस आप यहीं से कर लीजिएगा कि क्या जिप्सम है, इसका फॉर्मूला ये, आपने इसको हीट किया एट 373 केल्विन तो आपको ये मिल गया। राइट। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये वाला, इसको हम अगर वापस वो पानी डाल दे तो ये वापस जिप्सम बन सकता है। तो ये इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आपने जिप्सम से हीट करके उससे पानी हटाया तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। अब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला तो ये वापस जिप्सम बन गया। कितना पानी डालना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाफ H2O है, और कैल्शियम वो जिप्सम 2H2O होता है, तो इसमें आपको 1.5 और डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस आपका थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली कराऊंगा। राइट। ओके। यहाँ पे नेम द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेम द सब्सटेंस ऑन विच क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ये मैंने आपको बताया था कि वो स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। राइट। नेम द सोडियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, ये मैंने आपको बताया था वॉशिंग सोडा। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। राइट। व्हाट विल हैपन इफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, ये मैंने आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। राइट। राइट द इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, ये जस्ट ये वाली इक्वेशन जो मैंने अभी करके दिखाई थी। राइट। नाउ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये वाला आता है। ये पीवाईक्यू भी आया हुआ है, और ये क्योंकि इसमें एक नई चीज है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए ये रिपीट करता है। क्रश्ड एग सेल्स, इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं बताया, बट इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हमें बताना है कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की सुनते ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड पता चल जाना चाहिए। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो जो हमारा हमें बताना था कि ये वो एसिड कौन सा होगा, वो HCl होगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है ना। तो क्लोराइड कहाँ से आया, कोई एसिड से आया होगा, तो वो HCl से ही आया है। राइट। नाउ अनदर CBQ विल सी इज, ये वाला हमने देख लिया। व्हाई डज नहीं, ये नहीं देखा है। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का बेसिक फंडा यही है कि आयंस होने चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर मैंने आपको बताया डी आयोनाइज्ड वाटर रहता है, इसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते हैं। वेरएज रेन वाटर में आयंस रहते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिल्ड वाटर के बारे में, कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मेन जनरली यही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, जिसके अंदर आयंस होंगे। जिसमें आयंस नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ग्लूकोज और जो अल्कोहल था उसमें भी आयंस नहीं थे, H+ आयन नहीं रिलीज हो रहे थे, इसकी वजह से वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था। ओके। अनदर CBQ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 5 सोल्यूशन दे दिया है ABCDE, और इसका पीएच आपको बता दिया है 4, 1, 11, 7 और 9। तो आपको क्या क्या बताना है। न्यूट्रल कौन सा होगा, न्यूट्रल मैंने बताया था जिसका पीएच 7 होता है, तो ये वाला डी वाला। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, जो सबसे ज्यादा पीएच होगा, क्योंकि अल्कलाइन 14 के आसपास होता है, तो मतलब जो जितना ज्यादा होगा वो अल्कलाइन होगा। इन सारी वैल्यूज में 9 सबसे बड़ा है, तो वो सबसे ज्यादा अल्कलाइन होगा।
स्ट्रांगली एसिडिक जो सबसे कम होगा, क्योंकि एसिडिक होते हैं जो जीरो की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे वन है, तो वन स्ट्रांगली एसिडिक होगा। वीकली एसिडिक जो सेवन से कम होंगे बट उस रेंज में होंगे, तो फोर है जो सेवन से कम है, तो ये थोड़ा वीक एसिड हो गया। वीकली अल्कलाइन मतलब सेवन से थोड़े से ज्यादा होंगे, तो ये नाइन हो गया। राइट, ऐसे टाइप के सीबीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सीबीक्यू क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है और आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में HCl है और एक में एसिटिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के कॉन्सेप्ट से आए। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। राइट, तो आपको ये बताना है कि किसमें हमने मैग्नीशियम रिबन दोनों में डाला, तो किसमें ज्यादा फिजिंग आएगा और ज्यादा विग्रसली रिएक्शन होगा। तो इसमें HCl वाले में होगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो अच्छे से मतलब ज्यादा रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम रिबन के साथ। राइट, वीक एसिड कम रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग, फ्रेश मिल्क हैज द पीएच ऑफ 6। जो हमारा जो दूध रहता है उसका पीएच 6 होता है, बट हमें इसको कर्ड में बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। कर्ड होता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का तो पीएच कम होगा, तो इसका पीएच डिक्रीज होगा, क्योंकि एसिड है। नॉर्मली सिक्स था, सिक्स भी वीकली एसिडिक होता है, बट लैक्टिक एसिड तो अच्छा एसिड है, तो उसके लिए पीएच कम होगा, तो इसमें पीएच विल डिक्रीज। अब एक और क्वेश्चन, मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, तो why does he shift the pH from fresh milk to slightly alkaline। तो बेकिंग सोडा देखो अल्कलाइन होता है, बेकिंग सोडा। दूध वाला क्या करता है कि दूध में बेकिंग सोडा डाल देता है पिंच ऑफ। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए उसको फ्रेश रखने के लिए और उसको कर्ड में टर्न होने से बचने के लिए, क्योंकि दूध पड़े पड़े मतलब अगर हम उसको ऐसे ही रख दें तो वो कर्ड बनने लग जाएगा। राइट, तो अगर हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया तो वो बेसिक हो जाएगा। तो उसको व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, तो जब ये बेसिक हो गया तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वापस एसिडिक में आने के लिए। राइट, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएच इंक्रीज हो चुका है बेस डालने के बाद, नाउ टू टर्न इन कर्ड पीएच शुड डिक्रीज, सो इसकी वजह से वो टाइम लगेगा। तो उस टाइम में वो जल्दी खराब ना हो जाए, टाइम सेव करने के लिए वो ऐसा करता है। राइट, तो इसके साथ आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। नाउ आपको एक ही टिप है इस चैप्टर के लिए, आप इसकी रिएक्शंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो जो चीज मैंने हाईलाइट करवाया है उसको आप अच्छे से चेक कीजिए। मैं इसका क्लीन पीडीएफ मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किया हुआ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, और एक पीवाईक्यू का सोर्स भी दे दूंगा, वहां से आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत लर्निंग रिक्वायर्ड है। तो आप इसको लिख लिख के जो जो पॉइंटर्स मैंने लिखवाए हैं उनको अगर आप अच्छे से कर लिया, और जो सीबीक्यू पार्ट वाला जो क्वेश्चन है उनको आपने रिवाइज कर लिया, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।